दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भरहुत स्तूप के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में सतना रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। यह स्थान बौद्ध स्तूप के साथ साथ सम्यक संस्कृति की कलाकृतियों के लिए काफी फेमस रहा है। सर कनिंघम ने सबसे पहले 1873 ईस्वी में इस स्थान की खोज की थी। सर कनिंघम के अनुसार भरहुत स्तूप के पास शुंग का राजकिला बना हुआ था, जिसकी बनावट ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी के आसपास होना माना जाता है। बौद्ध स्तूप के चारों ओर वेदिका एवं तोरण द्वार बने थे। बौद्ध स्तूप के टूटे हुए हिस्से भरहुत में जगह जगह खुदाई में प्राप्त होते हैं। भरहुत स्तूप के उत्खनन में मिले अवशेष का सर्वाधिक संग्रह कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम में किया गया है। इसके अलावा इलाहाबाद के नगर निगम संग्रहालय के साथ सतना स्थित राम भवन संग्रहालय और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में भरहुत में निर्मित स्तूप के खंडहर तथा अवशेष उपलब्ध हैं। शुरुआत की अवस्था में इस स्तूप में ईंट से बने गोलाकार भाग, जिसके चारों ओर वेदिका की बनावट है। वेदिका में 4 तोरण द्वार हैं। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ के तोरण द्वार एवं वेदिका अन्य स्तूपों की तुलना में अत्यधिक अलंकृत है। वेदिका स्तंभों के मध्य में बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाओं का अंकन है। चारों दिशाओं में बने तोरण द्वारों में वर्गाकार आधार के साथ 2 ऊंचे स्तंभ, अष्टकोणीय स्तंभ, दंड, घंटा अथवा कलश आकार के स्तंभ शीर्ष बने हैं, जिनके ऊपर पीठ से पीठ सटाए हुए बैठी हुई सिंहाकृतियां बनी हैं। स्तंभों के ऊपर 3 समांतर प्रस्तर शिलाएं हैं, जिनके दोनों छोर बाहर की ओर निकले हुए गोलाकार आकृति में हैं। सबसे ऊपरी शिला पर बेल बूटों के ऊपर धम्म चक्र अंकित है। इसके दोनों ओर त्रिरत्न हैं। भरहुत से प्राप्त अवशेषों में बुद्ध के जन्म की कथाओं के दृश्य तथा वृक्ष, वेदिकाएं, पुष्प, जानवरों की आकृतियां आदि रेखांकित कर बनाई गई हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित दृश्यांकन यथा माया देवी का स्वप्न, श्रावस्ती, जेतवन का उपहार, बुद्ध की पूजा करते हुए ऐरावत के अतिरिक्त बुद्ध के जीवन पर आधारित कथाएं उल्लेखनीय हैं, जिनमें भगवान गौतम बुद्ध की माताजी की कलाकृति है, जिसे आज के ब्रह्मवंशी लक्ष्मी माता बता रहे हैं, जिसको आप लोग स्क्रीन में वेदिका में बनी आकृति को देख सकते हैं। साथ में उस आकृति के ऊपर में धम्म लिपि द्वारा भगवतो उकंत लिखा है। साथ में वेदिसा तो चेत रखा तस दानम भी लिखा है। दोस्तों, भरहुत स्तूप के उत्खनन से इन कलाकृतियों के बीच में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिसकी जानकारी आज सभी को होना बहुत ही आवश्यक है। इन महत्वपूर्ण प्रमाणों में पहला प्रमाण 7 बुद्ध की आकृति का है। अभी तक भ्रमिक वैदिक मत के अनुयायियों को इतना ही मालूम है कि मार्गदाता के रूप में सिर्फ भगवान गौतम बुद्ध ही हुए हैं, लेकिन भरहुत के पुरातात्विक उत्खनन में 7 बुद्ध की आकृति के साथ साथ उन बुद्धों का नाम वेदिका के ऊपर शिलापट्ट पर धम्म लिपि में लिखा मिला है, जिसको कोई भी देख व पढ़ सकता है। भरहुत स्तूप की वेदिका में लिखा हुआ जो नाम है, उसमें 5 बुद्धों का नाम स्पष्ट पढ़ा जा सकता है, जिसमें क्रमशः पहला शिलापट्ट का नाम भगवतो ककु संधस बुधे, दूसरा नाम भगवतो कोना गमनस बुधे, तीसरा नाम भगवतो विपसीनो बोध, चौथा नाम भगवतो कस्पस बुधे और 5वां नाम शाक्य मुनि बुधे का है, जो शिलापट्ट पर भगवतो शाक मुनिनी बोधो लिखा हुआ मिला है। 6वां और 7वां नाम जो उत्खनन में मिला है, वह स्पष्ट नहीं होने की वजह से आप लोगों के बीच में नहीं रख पा रहा हूँ। ऐसे वह नाम सिखी बुद्ध और वेशभू बुद्ध का है। भरहुत स्तूप से एक स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जिस स्तंभ पर धम्म लिपि में तोरण द्वार के मरम्मती के बारे में लिखा है। जिस शिलालेख पर धम्म लिपि और पाली भाषा में लिखा हुआ है कि सुगनंग राजे रंचे गागी पुतस विषदेवस पोतेड़ गागी पुतस आगर्जुस पुतेड़ वाछी पुतेन धन भूतिन कारितम तोरानाम शीला कम्मता चा उपन्न, जिसका हिंदी अनुवाद है कि शुंग के राज्य में गार्गी पुत्र तथा राजा विश्वदेव के पौत्र गोप्ती पुत्र तथा अंगकार दुत्त का पुत्र वात्स्य वंश का पुत्र धनभूति के द्वारा यह तोरण द्वार निर्मित किया गया। उससे आध्यात्मिक पुण्य की उपलब्धि हुई। अब इसके साथ ही भरहुत स्तूप की खुदाई में वेदिका में बने सुंदर कलाकारी के साथ जेतवन अनाथ पिंडक का मनमोहक दृश्य बना है।
साथ ही इसी स्तूप की खुदाई से एक स्तंभ पर बहुत ही मनमोहक चित्रकारी मिली है, जिस पर ऊपर में धम्म चक्र बना है और साथ में नीचे 4 घोड़ों के साथ एक रथ की चित्रकारी है, जिस पर राजा और उनका अमात्य बैठा है। उसके बगल में धम्म लिपि में राजा पसेनजी कोसलो लिखा है। यानी इससे प्रतीत होता है कि इस स्तूप का निर्माण राजा प्रसेनजीत के समय में हुआ होगा, जिसको शुंग के समय में भी रख रखाव के साथ साथ समय समय पर सौंदर्यीकरण होता रहा है। इस उत्खनन से पत्थर पर हाथी बना हुआ मिला है, जिस पर धम्म लिपि में नाग जातक लिखा हुआ अभिलेख मिला है। वहीं दूसरी ओर हाथी बैठा हुआ है। शुंग शासक व उसके दाएं और बाएं में 2 अमात्य का फोटो मिला है, जिस पर धम्म लिपि में कुछ लिखा हुआ मिला है, जो कि क्लियर नहीं है। दोस्तों, भरहुत की खुदाई से शुंग कालीन मुद्रा भी मिली है, जिसमें एक मुद्रा पर मां लिखा हुआ है और साथ में उस पर त्रिरत्न, चैत्य और स्वास्तिक का निशान बना है। उसके साथ ही एक दूसरी मुद्रा है, जिस पर बोधि वृक्ष बना है और उसके नीचे इदमितस लिखा है, जिसको आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। उत्खनन द्वारा पुष्यमित्र शुंग के पक्ष में सम्यक संस्कृति को मजबूत करने वाला इतना बड़े पैमाने पर साक्ष्य मिलने के बाद भी पक्ष और विपक्ष के लोग किसी अन्य कहानी में उलझे हुए हैं, फिर तो यह आज जरूर भ्रमिकों द्वारा फैलाई गई भ्रम के जाल का बड़ा परिणाम है। लोग तो यहाँ तक भ्रमित हैं कि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में किसी लेखक द्वारा वैदिक ग्रंथ, रामायण और किसी वैदिक ज्ञानी द्वारा वैदिक दर्शन का निर्माण तक किया गया था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज तक इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। आप लोग तो जानते हैं कि मैं प्रमाण भी दे चुका हूं कि ईसा पूर्व में सभी के लिए लिखने के लिए शिला का प्रयोग होता था। फिर तो निश्चित ही पुष्यमित्र शुंग के दरबार में अगर किसी ने कुछ लिखा होगा तो वह भी अपना लेखन कार्य शिला पर ही किया होगा। तब तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में किसी ने भी कुछ लिखा होगा और उस लिखावट की जानकारी आज लोगों को है, तो निश्चित ही उस लिखावट वाला शिलालेख मिलना चाहिए। कहाँ है पुष्यमित्र शुंग के दरबार में लिखा हुआ शिलालेख? बिना शिलालेख मिले उसकी जानकारी आज लोगों को कैसे मिल गई? दरअसल यह सब भ्रमिकों द्वारा फैलाया हुआ भ्रम का जाल है, जिसे आज लोगों को समझना होगा। हालांकि ऐसे भ्रमिक समुदाय द्वारा फैलाई गई धूर्त साजिश का पिछली वीडियो में मैंने जिक्र भी किया है कि जब भ्रमिक समुदाय को किसी भी काल या घटना में अपने आप को स्थापित करना होता है तो सबसे पहले एक लेखक का नाम तय किया जाता है और उस लेखक का नाम कल्पना द्वारा तय होता है। उस लेखक का वास्तविक जीवन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। अब आप लोग भी इस कहानी को समझें कि अंग्रेजों के आने से पहले किसी को भी मौर्य या शुंग वंश के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और अंग्रेजों के उत्खनन में ऐसा वैसा कुछ लिखा हुआ कोई शिलालेख भी नहीं मिला है। फिर आज एक नई कहानी का जन्म कैसे हो जाता है? सच तो यह है कि पहले किसी अज्ञात लेखक के नाम पर कुछ लिखो, फिर लेख को साक्ष्य बनाकर दूसरी कहानी लिखो, फिर उस कहानी को तीसरी कहानी में सच्ची प्रमाणिक कहानी बनाकर प्रचारित करो। यहाँ भी कुछ वैसा ही खेल खेला गया है। सबसे पहले दिव्यावदान नाम की बौद्ध कथाओं पर आधारित एक पुस्तक लिखी गई, जिसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक का वर्णन है, लेकिन इसके लेखन काल से लेकर लेखक तक का नाम अज्ञात है। इसकी रचना कब की गई है यह आज तक किसी को नहीं पता है। दूसरी बात यह है कि पुस्तक किसी शिलालेख या ताम्रपत्र पर नहीं प्राप्त होकर सीधे कागज की पांडुलिपि स्वरूप में और नागरी लिपि द्वारा लिखी मिली है। अब आप लोग थोड़ा थोड़ा कहानी को समझ गए होंगे कि यह कब की लिखी गई होगी। इस दिव्यावदान पुस्तक अनुसार मौर्यकालीन सम्राटों का अंतिम उत्तराधिकारी पुष्यमित्र शुंग को बताया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिव्यावदान पुस्तक के अनुसार सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी इस प्रकार बताया गया है: कुणाल, संप्रति, बृहस्पति, वृषसेन, पुष्यधर्मन और पुष्यमित्र। अब आप खुद सोचिए कि अशोक के उत्तराधिकारी क्या यही थे? इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग जाकर इसे देख सकते हैं। दोस्तों, अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से भ्रमिक इतिहासकारों द्वारा भ्रम का जाल बनाया जाता है। ठीक इसी प्रकार शुंग के नाम पर भ्रम का जाल बनना या बनाना ऐसे ही शुरू हुआ है। आज भ्रमिक इतिहासकारों के द्वारा बनाए गए भ्रम जाल की वजह से काफ़ी लोग शुंग राजा को इधर उधर खोजने का प्रयास करते रहते हैं, जो कि बिल्कुल ही अनुचित है, क्योंकि जिस व्यक्ति का रहने का जो स्थान निश्चित होता है उसे वहीं खोजना चाहिए।
अन्यथा उसके रहने के स्थान को छोड़कर इधर उधर स्थानों पर वैसे नाम के व्यक्ति को ढूंढा जाए तो निश्चित ही दूसरे स्थानों पर वैसे व्यक्ति का मिलना संभव नहीं होगा, या दूसरे स्थानों पर वैसे व्यक्ति के हमनाम व्यक्ति के मिलने की संभावना ज़्यादा बन जाएगी। बात शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को खोजने की चल रही है, इसलिए शुंग वंश को खोजने का सबसे बेहतरीन तरीका यह होगा कि शुंग शासक ने पहले के मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य से कौन सा क्षेत्र हासिल किया था, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने जो राज्य सीमा प्राप्त की होगी स्वाभाविक तौर पर उसकी राज सत्ता उसी क्षेत्र में होगी। फिर पुष्यमित्र शुंग को उसी क्षेत्र में खोजा जाए वह निश्चित ही मिलेगा। शुंग वंश ने मौर्य वंश से सत्ता हासिल की थी, लेकिन उस सत्ता प्राप्ति में क्षेत्रफल कितना मिला था यह ध्यान देने की बात है। दरअसल विश्व के इतिहास में मौर्य वंश का शासन अद्वितीय व अतुलनीय रहा। यह एक अटल सत्य है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता, जिसका काल ईसा पूर्व 322 वर्ष से लेकर ईसा पूर्व 185 वर्ष तक रहा था। यानी कि मौर्य वंश कुल 137 वर्षों तक सत्ता में रहा। जिस 137 वर्षों में मौर्य वंश के 10 सम्राट हुए थे, इन 10 में से भी 3 यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य, सम्राट अशोक का तो कहना ही क्या, इन तीनों ने दिन दूना रात चौगुना के हिसाब से जन कल्याण का कार्य करते हुए अपने साम्राज्य का विशाल क्षेत्र खड़ा किया था। और इन तीनों ने मिलकर 137 वर्षों में सबसे लंबा 90 वर्ष तक सत्ता पर बैठकर जनसेवा का कार्य करने का काम किया था। लेकिन 137 में से बचे 47 वर्ष में मौर्य राजाओं की 7 पीढ़ी गुजर गई, जिसमें सबसे कम सम्राट अशोक के बाद कुणाल मौर्य 4 वर्ष, और उसके बाद संप्रति मौर्य 4 वर्ष, और अंतिम बृहद्रथ मौर्य 2 वर्ष तक शासन किए। आंकड़ा दिखाने का उद्देश्य किसी को नीचा करना नहीं, बल्कि वास्तविकता से रूबरू कराना था कि सम्राट अशोक के बाद ही दक्षिण में नर्मदा नदी तक सातवाहन और पश्चिम में मथुरा तक यवन का शासन खड़ा हो गया था। दोस्तों, अब जो क्षेत्र मौर्य के पास बचा था वह मगध, विदिशा, कोसल, वज्जिका, अंग, बंग और कलिंग था। फिर तो पुष्यमित्र शुंग को भी इसी क्षेत्र के अंदर कहीं होना चाहिए। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी मौर्य की उपराजधानी विदिशा को बनाया था। विदिशा के अंदर आज भरहुत, सांची और देवकोठार अवस्थित है, जिसके बारे में पुरातत्व विभाग के विद्वान सर कनिंघम ने पक्ष विपक्ष से रहित वास्तविक विश्लेषण भी किया है, जिस विश्लेषण को भरहुत गैलरी कलकत्ता में देखा जा सकता है, जिसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि यह सारा कुछ शुंगकालीन है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति का पठनीय और दर्शनीय साक्ष्य सम्यक संस्कृति के पक्ष में है और जिसके विरुद्ध आज तक एक भी पुरातात्विक साक्ष्य सम्यक संस्कृति के विपरीत नहीं है। एक बात तो सबको पता होगी कि राजतंत्र में राज सत्ता की प्राप्ति हत्या से होती है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कलिंग का शासक भी सम्यक संस्कृति का वाहक था, फिर भी सम्राट अशोक ने उस कलिंग राजा की हत्या करते हुए उस पर विजय प्राप्त कर अपनी सत्ता स्थापित की थी। इसका अर्थ क्या लगाया जाए कि इन दोनों में से एक भ्रमिक संस्कृति का अनुयायी था और एक सम्यक संस्कृति का अनुयायी था? नहीं दोस्तों, राजतंत्र में सत्ता प्राप्ति के लिए पिता पुत्र के साथ भी युद्ध की कई घटनाएं फेमस हैं। इसलिए राजतंत्र में सत्ता प्राप्ति के लिए हत्या प्रतिहत्या को एक स्वाभाविक क्रिया प्रतिक्रिया माना जाता है। इसलिए इसमें भ्रमित या परेशान होने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही संदेश देना था कि जब भी आप किसी ऑडियो, वीडियो या किताब के माध्यम से कोई भी चीज़ देखें तो उस पर तर्क करना जरूरी है। किसी की भी बात को ऐसे ही मान लेना समझदारी नहीं है। बाकी का क्या ख्याल है आपका इस जानकारी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर दें और आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।